आपने कभी सोचा है कि पैसा जो सिर्फ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स हैं, हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे डालता है? क्यों कुछ लोग लाखों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं और कुछ मामूली सी इनकम में भी अमीर बन जाते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरा राज है, एक साइकोलॉजिकल गेम है जो हम सब अनजाने में खेल रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस गेम के पर्दे के पीछे छिपा हुआ सच जानने के लिए? एक ऐसा सच जो आपकी दौलत की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इमेजिन कीजिए, दो दोस्त हैं, अमन और बीरेन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, सैलरी भी लगभग सेम है। अमन के पास शहर का सबसे नया स्मार्टफोन है, उसकी कार चमकती है और हर वीकेंड उसकी सोशल मीडिया स्टोरीज किसी महंगे रेस्टोरेंट या पब की होती है। वो जिंदगी जीने में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ है बीरेन। वो एक आम सा फोन यूज करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करता है और उसके वीकेंड अक्सर घर पर किताबें पढ़ते या फैमिली के साथ बीतते हैं। उसकी लाइफ में अमन जैसी फ्लैशीनेस नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब ही हमारे आज के डिस्कशन का सस्पेंस है। 10 साल बाद इन दोनों में से असली अमीर कौन होगा? शायद आपका दिमाग फौरन कहेगा अमन। ऑफ कोर्स, वो इतना खर्च कर रहा है, मतलब उसके पास पैसा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप गलत हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ कि बीरेन, जो दिखने में बोरिंग लगता है, वो दौलत के एक ऐसे समंदर पर बैठा है जिसका अमन को अंदाजा भी नहीं है? यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे ऑथर मॉर्गन हाउसल ने चैप्टर 10 में सेव मनी के नाम से उजागर किया है। ये चैप्टर एक बॉम्ब की तरह है। ये हमारे उन तमाम विश्वासों को तोड़ देता है जो हमने पैसों के बारे में बनाकर रखे हैं। हम सोचते हैं अमीर बनने के लिए या तो एक हाई पेइंग जॉब चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में कोई जैकपॉट। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये सब सिर्फ फिल्मी कहानियां हैं। असली दौलत बनाने का रास्ता इतना साधारण है कि हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और वो रास्ता है बचत। तो चलिए इस सस्पेंसफुल जर्नी पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे बीरेन जैसा मामूली इंसान अमन जैसे दिखने वाले इंसान से कहीं ज्यादा दौलतमंद बनने की राह पर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब एक गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि वेल्थ क्रिएशन एक कार की तरह है जिसमें इनकम उसका इंजन है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स उसके हाई ऑक्टेन फ्यूल हैं। हम सोचते हैं कि जितना बड़ा इंजन होगा और जितना बेहतर फ्यूल मिलेगा, गाड़ी उतनी ही तेजी से दौलत की मंजिल तक पहुंचेगी। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस पूरी इमेज को आग लगा देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दौलत बनाने की कहानी के सबसे कम इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। असली कहानी का हीरो, असली इंजन एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर साइड कैरेक्टर समझकर भूल जाते हैं, आपका सेविंग्स रेट। दोस्तों सोचिए, आपकी इनकम एक पानी की टंकी में गिरने वाला पानी है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स उस पानी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टंकी में बड़े बड़े छेद हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि पानी कितनी तेजी से गिर रहा है? टंकी कभी भरेगी ही नहीं। आपकी सेविंग्स रेट उन छेदों को बंद करने का काम करती है। अमन हमारा खर्चीला दोस्त शायद बीरेन से थोड़ा ज्यादा कमाता हो। मान लीजिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसके इन्वेस्टमेंट्स भी शायद 15% का रिटर्न दे रहे हो। लेकिन अगर वो हर महीने 95,000 रुपीज उड़ा देता है कार की EMI, महंगे गैजेट्स, वीकेंड पार्टीज पर, तो उसकी सेविंग्स रेट कितनी हुई? सिर्फ 5%। उसके 1 लाख रुपीज में से सिर्फ 5,000 रुपीज उसकी दौलत की टंकी में जा रहे हैं। अब बीरेन को देखिए, उसकी सैलरी मान लीजिए 80,000 है, रिटर्न्स भी आम से हैं 10% के आसपास।
लेकिन उसने अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखा है। वो 80,000 में से 40,000 हर महीने बचाता है। उसकी सेविंग्स रेट हुई 50%। पहले साल अमन ने बचाए 60,000, बीरेन ने बचाए 4,80,000। फर्क देख रहे हैं आप? अमन का बड़ा इंजन और हाई ऑक्टेन फ्यूल बीरेन की मामूली गाड़ी के सामने धुआं छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीरेन की गाड़ी इफिशिएंट है, उसकी टंकी में कोई छेद नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आप अमीर बनने का सपना एक ऊंची इनकम के बिना भी देख सकते हैं, लेकिन एक ऊंची सेविंग्स रेट के बिना इसका कोई चांस ही नहीं है। ये एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। दौलत वो पैसा नहीं है जो आप कमाते हैं, दौलत वो पैसा है जो आप खर्च करने के बाद बचा लेते हैं। द कंट्रोल सुपर पावर आपके हाथ में क्या है, यही इस चैप्टर का सबसे एम्पावरिंग मैसेज है। आप अपनी इनकम को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी कंपनी का सीईओ, मार्केट की हालात, इकोनॉमी की दिशा, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। आप स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं? 0। मार्केट कल ऊपर चला जाएगा या नीचे, ये कोई नहीं बता सकता। तो हम ऐसी चीजों के पीछे क्यों भागे जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है? अमन अपनी एनर्जी ज्यादा इनकम और हाई रिटर्न्स पाने में लगा रहा है, जो कि ऐसी चीजें हैं जिन पर उसका कंट्रोल ना के बराबर है। वो एक ऐसे तूफान में नाव चलाने की कोशिश कर रहा है जिसका रुख वो तय नहीं कर सकता। बीरेन ने इस गेम को समझ लिया है। उसने अपनी एनर्जी उस एक चीज पर लगाई है जो 100% उसके कंट्रोल में है, उसके खर्चे और इसलिए उसकी सेविंग्स रेट। वो जानता है कि वो कितना कमाएगा, ये शायद उसके हाथ में ना हो, लेकिन वो कितना बचाएगा ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसका है। यही उसकी सुपर पावर है। इस सुपर पावर का एहसास आपको एक अलग ही लेवल की शांति देता है। आप अगर मेरी सैलरी बढ़ जाती या अगर मार्केट अच्छा रिटर्न देता, कि अगर मगर वाली जिंदगी से बाहर निकल आते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल किस्मत के मालिक खुद बन जाते हैं। आपको पता चलता है कि दौलत का रिमोट कंट्रोल बाहर की दुनिया में नहीं, आपकी अपनी जेब में, आपकी अपनी आदतों में है। सोचना बंद कीजिए कि आपको अमीर बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सोचना शुरू कीजिए कि आपके पास जो है उससे क्या कर सकते हैं। आपकी सेविंग्स रेट ही वो लीवर है जिसे आप आज अभी इसी वक्त खींच सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल ट्रेन की दिशा बदल सकते हैं। ईगो इज द एनिमी, दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सवाल उठता है कि अगर बचाना इतना ही आसान और पावरफुल है तो लोग करते क्यों नहीं? अमन जैसे लोग 95% सैलरी क्यों उड़ा देते हैं? इसका जवाब फाइनेंस की किसी किताब में नहीं बल्कि साइकोलॉजी ऑफ मनी में है। इसका जवाब एक 3 अक्षर के शब्द में छिपा है, वो है ईगो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब आपकी बचत, आपकी आमदनी और आपके अहंकार के बीच का अंतर है। अमन जब 1 लाख की घड़ी पहनता है या 2,000 रुपए की कॉफी की फोटो इंस्टाग्राम पर डालता है, तो क्या वो सच में उस घड़ी या कॉफी का आनंद ले रहा है? नहीं, वो अनजाने में दुनिया को एक सिग्नल दे रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, देखो मैं सक्सेसफुल हूँ, देखो मेरे पास पैसा है। वो अपनी सेल्फ वर्थ को अपने खर्चों से नाप रहा है। उसका ईगो उसकी इनकम को खाए जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिखावा करना नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया ने इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील को बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन के जाल में फंसकर हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। उन पैसों से जो हमारे पास है नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। बीरेन ने इस जाल को काट दिया है। वो समझ गया है कि दौलत वो है जो दिखती नहीं। अमन की कार दिखती है, उसका महंगा फोन दिखता है, ये रिचनेस है। अमीरी का दिखावा है। बीरेन के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, उसके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, उसका इमरजेंसी फंड, ये
वेल्थ है। असली दौलत जो किसी को दिखती नहीं। असली दौलत शांत होती है। असली दौलत दिखावे की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, वो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू इंक्रीज योर सेविंग्स इजंट टू रेज योर इनकम, इट इज टू रेज योर ह्यूमिलिटी। अगर आपको ज्यादा पैसा बचाना है तो ज्यादा कमाने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश कीजिए। जब आप इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अचानक से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल आजादी महसूस करते हैं। आपको लेटेस्ट फोन खरीदने का प्रेशर महसूस नहीं होता। आपको हर वीकेंड महंगी जगह पर चेक इन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी खुशी चीजों में नहीं, अनुभवों में, रिश्तों में और सुकून में ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही आपका ईगो कम होता है, आपकी इनकम और आपके खर्चों के बीच का गैप बढ़ने लगता है। और वो गैप वही तो आपकी दौलत है। लेस ईगो इज इक्वल टू मोर वेल्थ। इज दैट सिंपल? द अनसीन रिटर्न्स, बचत के वो फायदे जो दिखाई नहीं देते। हम जब भी सेविंग या इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग नंबर्स में उलझ जाता है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना रिटर्न आएगा, कितने साल में पैसा डबल होगा, ये सब जरूरी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सेविंग का सबसे बड़ा रिटर्न किसी बैंक स्टेटमेंट या म्यूचुअल फंड रिपोर्ट में नहीं दिखता। उसका सबसे बड़ा रिटर्न है फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। ये क्या है? चलिए ब्रेन के एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 साल बाद अमन और ब्रेन की कंपनी लोगों को निकालना शुरू कर देती है। अमन की नौकरी चली जाती है, उसकी 1 लाख की सैलरी आना बंद हो जाती है, लेकिन उसकी 30,000 की कार EMI, 10,000 का फोन बिल, 25,000 का घर का रेंट और बाकी के खर्चे बंद नहीं होते। उसके पास शायद 1-2 महीने के खर्चे लायक सेविंग्स हो। उसके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है कि उसे 30 दिन के अंदर कोई भी कैसी भी नौकरी ढूंढनी है, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। वो एकदम से लाचार हो जाता है। उसकी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथों से छिन जाता है। अब बीरेन की सिचुएशन देखिए, उसकी भी नौकरी चली जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों में उसने 40,000 रुपए हर महीने बचाए हैं। उसके पास अब 24 लाख रुपए का एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो गया है। उसके महीने का खर्चा भी सिर्फ 40,000 है। इसका मतलब वो बिना सैलरी के भी आराम से 5 साल तक अपनी जिंदगी गुजार सकता है। फर्क देख रहे हैं आप? ये है फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रेन के पास अब ऑप्शंस हैं। वो आराम से 6 महीने का ब्रेक ले सकता है। वो अपनी पसंद की फील्ड में जॉब ढूंढ सकता है। वो चाहे तो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का रिस्क ले सकता है। उसे कोई भी बेकार सी जॉब लेने की मजबूरी नहीं है। उसने अपने पैसों से अपने लिए वक्त और आजादी खरीद ली है। ये है बचत का अनसीन रिटर्न। ये आपको बुरे वक्त में गिरने से बचाता है। ये आपको एक ऐसी नौकरी में फंसे रहने से आजाद करता है जिससे आप नफरत करते हैं। ये आपको लाइफ में व्हाट इफ की जगह वाई नॉट कहने की हिम्मत देता है। आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हैं। अमन की महंगी कार उसे ये आजादी नहीं दे सकती। उसका लेटेस्ट फोन उसे ये सुकून नहीं दे सकता। असली दौलत चीजें खरीदना नहीं है। असली दौलत अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है। और इस कंट्रोल की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपकी सेविंग्स है। सेविंग विदाउट अ गोल, बिना मंजिल के सफर का जादू। हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है, पैसा क्यों बचा रहे हो, क्या करना है। हम हर सेविंग को एक गोल से जोड़ देते हैं। कार खरीदनी है, घर लेना है, शादी करनी है, वैकेशन पर जाना है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये सोच सीमित है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही अनोखी बात कहते हैं। आपको पैसा बचाने के लिए किसी खास मकसद की जरूरत नहीं है। आपको पैसा बचाना चाहिए, सिर्फ बचाने के लिए ही। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप आज से 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे, आपकी क्या जरूरतें होंगी, दुनिया कैसी होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। मान लीजिए आपने कार खरीदने के लिए पैसा बचाना शुरू किया। 5 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए जमा हो गए, लेकिन
तब आपको एहसास हुआ कि आपको कार की जरूरत ही नहीं है। आपको तो अपना स्टार्टअप शुरू करना है जिसके लिए 10 लाख चाहिए। ये आपको एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी आ गई जिसमें 8 लाख का खर्चा है। आपका कार फंड उस सिचुएशन में क्या काम आएगा? लेकिन अगर आपने बिना किसी स्पेसिफिक गोल के सिर्फ बचाने के लिए बचाया होता तो आपके पास एक जनरल पर्पस फंड होता, एक ऐसी सेना जो किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। बिना गोल के सेविंग करना लाइफ के सरप्राइजेज के लिए इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। ये आपको उस दुनिया के लिए तैयार करता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। कल को आपको 6 महीने काम से छुट्टी लेकर दुनिया घूमने का मन कर सकता है, या आपको अपने पैशन को फुल टाइम कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है, या फिर भगवान ना करे कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इन सभी सिचुएशन में आपकी बिना वजह की गई सेविंग्स ही सबसे बड़ा आपका हथियार बनेगी। वो आपको हाँ कहने की ताकत देगी। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे पूछे क्यों बचा रहे हो तो आप शर्माइए नहीं, कॉन्फिडेंस से कहिए मैं आजादी के लिए बचा रहा हूँ, मैं ऑप्शंस के लिए बचा रहा हूँ, मैं उस फ्यूचर के लिए बचा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं पता। 3 तरह के लोग होते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आप इनमें से कौन हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बचाते हैं, ये बीरेन जैसे लोग हैं। इन्होंने दौलत के इस साइकोलॉजिकल गेम को समझ लिया है। वो जानते हैं कि उनकी सेविंग्स रेट ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। वो अपने ईगो को साइड में रखकर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली पैसा बचाते हैं। वो दिखावे में नहीं, सुकून में विश्वास रखते हैं। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वो बचा नहीं सकते। ये लोग अक्सर कहते हैं मेरी सैलरी ही कितनी है, खर्च इतने हैं, बचाएं कहां से। ये एक मेंटल ब्लॉक है। मॉर्गन हाउसल इसके बारे में कहते हैं कि दौलत बनाना फ्रूगल होने से शुरू होता है। शायद आप महीने का 20,000 ना बचा पाएं, लेकिन क्या आप 2,000 बचा सकते हैं? क्या आप बाहर की एक कॉफी छोड़ सकते हैं? क्या आप एक OTT के सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं? शुरुआत हमेशा छोटी होती है। दोस्तों, दौलत बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन अ बिग स्टार्ट। ये ग्रुप अक्सर परफेक्शन का इंतजार करता है कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो बचाऊंगा, लेकिन वो तब कभी नहीं आता। असलियत ये है कि बचाने की आदत डालनी पड़ती है, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। और तीसरे हैं वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है। ये अमन जैसे लोग हैं। इन्हें लगता है कि उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि उन्हें बचाने की जरूरत ही नहीं है। वो आज में जीने में विश्वास रखते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचना निराशावादी होना मानते हैं। ये सबसे खतरनाक ग्रुप है। वो एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। उनकी पूरी लाइफ स्टाइल एक सैलरी पर टिकी हुई है। एक जॉब लॉस, एक हेल्थ क्राइसिस या एक मार्केट क्रैश उनकी अमीरी के पूरे महल को ताश की पत्तों की तरह ध्वस्त कर सकता है। वो ये समझने में नाकाम रहते हैं कि दौलत बनाना रिस्क मैनेजमेंट का भी नाम है और सेविंग्स आपका सबसे बड़ा रिस्क कवर है। आपको आईने में देखकर खुद से पूछना होगा, आप इन तीनों में से कौन हैं? क्या आप बीरेन की तरह शांति से दौलत बना रहे हैं, या आप बचा नहीं सकते के बहाने के पीछे छिपे हैं, या फिर आप अमन की तरह जरूरत नहीं है के अहंकार में जी रहे हैं? आपका जवाब आपका फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा। दोस्तों, अब हम आखिर में ये जान लेते हैं कि आज की ऑडियो बुक समरी से हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 10 कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं बताता। ये हमें एक आईना दिखाता है। ये बताता है कि दौलत का खेल टेक्निकल कम और बिहेवियर पर ज्यादा डिपेंड करता है। ये आपके स्मार्ट होने के बारे में कम और आपके डिसिप्लिन होने के बारे में ज्यादा है। दोस्तों, पैसा साइकोलॉजी का खेल है। आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने बिहेवियर को समझना और कंट्रोल करना है। आपको ब्रेन बनना है, अमन नहीं। तो आज से ही शुरू कीजिए। अपने खर्चों को देखिए, अपने ईगो से सवाल कीजिए और अपनी इनकम का एक हिस्सा, चाहे
कितना भी छोटा हो, उस आजादी के लिए बचाना शुरू कीजिए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दौलत का रहस्य किसी बैंक वॉल्ट में नहीं, आपके दिमाग में, आपकी आदतों में और आपकी मुट्ठी में बंद है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।